नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSE चैनल की सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज हम चर्चा करेंगे मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए जिस व्यक्ति ने प्रयास किया और जिसने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की, जिसके खिलाफ फतवे भी जारी हुए, लेकिन जो व्यक्ति डरा नहीं और मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को, बुराइयों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा। आज हम चर्चा करेंगे सैयद अहमद खान साहब की। सर सैयद अहमद खान साहब का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में एक संपन्न मुस्लिम परिवार में होता है। इनकी शिक्षा दीक्षा जब पूरी होती है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी में 1830 में एक लिपिक के रूप में अपना जीवन आगे का प्रारंभ करते हैं। जल्द ही इन्होंने उप न्यायाधीश पद की योग्यता प्राप्त कर ली और न्यायिक विभाग में, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही न्यायिक विभाग में कार्य करने लगे। ये भारत के जिस हिस्से में इनकी नियुक्ति होती वहाँ मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए ये कोई न कोई स्कूल जरूर खोलते। ये सोचते थे, अपने लेखों में लिखते थे कि मुसलमानों को अगर भारत में ऊंचे पदों तक पहुंचना है तो उन्हें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। उन्हें रूढ़िवादिता से निकलकर आधुनिकता की तरफ आना ही होगा। उन्होंने कुरान का अनुवाद किया और उस कुरान के अनुवाद में उन्होंने कहा कि जो भी बुराइयाँ, जो भी ऐसे उसमें नियम बनाए गए हैं जो मुसलमानों को पीछे ले जा रहे हैं, उस नियम को तोड़ना होगा। यद्यपि इस बात से जो रूढ़िवादी मुसलमान थे वो नाराज हुए और इनके विरुद्ध बातें भी होने लगी, लेकिन ये अपने जिद के पक्के थे। ये जानते थे कि अगर मुसलमान पढ़े लिखेगा नहीं तो अंग्रेज उसे इतना पीछे कर देंगे कि फिर वो भारत में रहने लायक नहीं होगा। 1857 का विद्रोह। सर सैयद अहमद खान साहब इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्यरत थे। वो तटस्थ बने रहे और आंदोलन में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देते, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुसलमान को शिक्षित और सांस्कृतिक रूप से उन्नत बनाना है तो उन्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे अंग्रेज रुष्ट हो। 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद पुस्तक की रचना किसने की है और किस विषय पे की है, तो इसका उत्तर है सर सैयद अहमद खान साहब ने की है और 1857 के विद्रोह के ऊपर लिखा है। इनका परिवार भी आंदोलन में बुरी तरह प्रभावित हुआ। इनकी माँ कई दिनों तक घोड़े के अस्तबल में छुपकर अपनी जान बचाई थी। तो इस आंदोलन से इनको बहुत पीड़ा भी हुई और इन्होंने उस पीड़ा को अपनी इस पुस्तक में व्यक्त भी किया है। 1857 के आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों के मन में यह संदेह उत्पन्न हो गया कि हिंदू और मुसलमान जब तक एक थाली में खाते रहेंगे तब तक भारत पर शासन करना थोड़ा दुरूह जान पड़ता है। ऐसे में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडर बैक सर सैयद अहमद खान साहब के मस्तिष्क में हिंदू और मुसलमान के बीच भेद उत्पन्न करने वाला एक जहर का बीज उनके मस्तिष्क में रोप देता है। जब अंग्रेजों के मन में 1857 के बाद यह संदेह उत्पन्न होता है तो इस संदेह को दूर करने के लिए एक पत्रिका का प्रकाशन सर सैयद अहमद खान साहब करते हैं, जिस पत्रिका का नाम होता है राजभक्त मुसलमान। यह बहुत बड़ी कुर्बानी थी अपने धर्म और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। सर सैयद अहमद खान साहब यह जानते होंगे कि इतिहास में उन्हें कहा जाएगा कि वह उसके साथ हैं जो शासन में है, वह उसके साथ नहीं है जो पीड़ित है। लेकिन किसी एक वर्ग को भी अपनी तरफ आगे बढ़ाना यह गलत नहीं है। उन्होंने अपने समाज, अपनी संस्कृति के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया।
जिसके लिए आज इतिहास उन पर उंगली उठा सकता है, लेकिन जिन मुसलमानों ने आज मुस्लिमगढ़ अली यूनिवर्सिटी में जाकर के शिक्षा ले रहे होंगे उन्हें पता होगा सर सैयद अहमद खान साहब का योगदान। 1870 में तहज़ीब उल अखलाक नाम से एक पत्रिका का फारसी भाषा में प्रकाशन करते हैं सर सैयद अहमद खान साहब, और मुसलमानों को नैतिक रूप से और धार्मिक रूप से उन्नत होने की शिक्षा देते हैं। तहज़ीब उल अखलाक अपने इस फारसी भाषा के पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने इस विचार को आगे बढ़ाया। ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886, यह वह कॉन्फ्रेंस है जिसके माध्यम से सर सैयद अहमद खान साहब मुसलमानों को शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से खुद को उन्नत करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक वर्ष ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में चर्चा होती है और हर बार एक नई रणनीति बनती है। सर सैयद अहमद खान साहब चूँकि जानते थे कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो अंग्रेज़ों को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, तो इसी क्रम में उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप ले लेता है। इस स्कूल को बनवाने में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर म्योर ने ज़मीन दिया था और ब्रिटिश सरकार ने पूरी तरह से इसको बनाने में मदद की थी। यानी जिस लक्ष्य को पाने के लिए सर सैयद अहमद खान साहब ने अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी दी, उस कुर्बानी का फल यह हुआ कि हमें मिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को पैदा किया। जिस यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे विद्वानों ने समाज में फिर कई सामाजिक और धार्मिक उन्नति के कार्य किए। सर सैयद अहमद खान साहब कांग्रेस संस्था के घोर विरोधी थे। सर सैयद अहमद खान साहब प्रतियोगिता परीक्षा के भी विरोधी थे। वो अब इसके विरोधी क्यों थे इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण यह है कि सर सैयद अहमद खान साहब प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से जो नियुक्ति होती थी उसका विरोध करते हैं। सर सैयद अहमद खान साहब ने कांग्रेस का विरोध करने के लिए 1888 में राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस एसोसिएशन के माध्यम से वो कांग्रेस की नीतियों का विरोध करते। बदरुद्दीन तैयब जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो सर सैयद अहमद खान साहब उनका विरोध करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को अगर शैक्षिक रूप से उन्नत होना है तो उन्हें ऐसे किसी भी कार्य से दूर रहना चाहिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी रियासत के विरुद्ध हो। 1898 में सर सैयद अहमद खान साहब की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा किए गए कार्यों से आज तक और आगे भी मुसलमान लाभान्वित होते रहे हैं और होते रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज भी मुस्लिम धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयासरत है और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति का क्रम जो दिया उन्होंने जलाया था सर सैयद अहमद खान साहब ने, वो आज भी उसी तरह लगातार चल रहा है। तो जो प्रश्न हमने कराया था कि मुस्लिम धर्म में सबसे बड़ा सुधारक कौन है, तो निसंदेह वह नाम सर सैयद अहमद खान साहब का है। आगे हम और मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में और व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। तब तक आज के वीडियो को देखें, समझें और उसमें से तथ्यों को याद करें और कहानी को दिमाग में बिठा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।